नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। कोरोना महामारी के दौर में भारत ने दुनिया के प्रति जिम्मेदारी, राष्ट्रीय एकता और इनोवेशन के लिए दिखाई ऊर्जा। वैश्विक निवेश गोलमेज सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, कारोबारियों को विश्वसनीयता के साथ मिलेगा बेहतर रिटर्न। बिहार में तीसरे चरण के मतदान से पहले प्रदेश की जनता के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी। राज्य के गौरवशाली अतीत को फिर से स्थापित करने के लिए जताई एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, ये उनका आखिरी चुनाव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की जीत का जताया भरोसा। बिहार चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए थमा प्रचार। 15 जिलों के 78 सीटों पर शनिवार को डाले जाएंगे वोट। मैदान में 1200 से ज्यादा उम्मीदवार। भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय की हीरक जयंती समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान को महत्व देता है भारत। चीन के साथ सीमा मसले पर कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की बातचीत कल। और भारत ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का प्रबंधन गैर सिख ट्रस्ट को सौंपे जाने का किया विरोध। विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान का कदम सिख समुदाय और धार्मिक भावनाओं के खिलाफ, फैसला तुरंत वापस लेने की मांग। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनने का विजन एक सुनियोजित आर्थिक रणनीति है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिए पेशेवरों के कौशल का इस्तेमाल करना है। साथ ही प्रौद्योगिकी में अपनी ताकत का उपयोग करना है, जिससे भारत नवाचारों के लिए वैश्विक केंद्र बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात आज वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोरोना वैश्विक महामारी का बहादुरी से मुकाबला किया है। भारत ने इस महामारी से लड़ने के साथ आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में भी तालमेल रखा, जो हमारी व्यवस्था, जन सहयोग और सरकार की नीतियों की स्थिरता से प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनने का विजन एक सुनियोजित आर्थिक रणनीति है। India's quest to become Atmanirbhar is not just a vision, but a well-planned economic strategy. A strategy that aims to use the capabilities of our businesses and skills of our workers to make India into a global manufacturing powerhouse. A strategy that aims to use our strength in technology to become the global center for innovations. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ESG पर ध्यान देने के साथ विकास के रास्ते पर चलने में विश्वास करता है। आज निवेशक उन कंपनियों की ओर बढ़ रहे हैं जिनके पास पर्यावरण पर ध्यान देने के साथ सामाजिक और बेहतर शासन व्यवस्था है। भारत में पहले से ही ऐसे सिस्टम और कंपनियां हैं जो इस पर महारत रखते हैं। Our government has taken various steps to enable private enterprise to flourish. Strategic disinvestment and monetization of assets on a scale not been before. Historic decision to bring down our share in undertakings to below 51%.
policy regime for private participation in new sectors like coal, space, atomic energy, railways, civil aviation, and defense. New public sector undertakings, policy for rationalized footprint of public sector. प्रधानमंत्री ने निवेश को न्योता देते हुए कहा कि भारत में मांग के साथ साथ लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और विविधता है, जहां एक बाजार में कई बाजार मिलते हैं। हालिया कृषि कानून सुधारों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसने भारतीय किसानों के साथ साझेदारी की नई संभावनाओं को खोला है। भारत जल्द ही एक कृषि निर्यात केंद्र के रूप में उभरेगा। Today, each sector in India is looking up manufacturing, infrastructure, technology, agriculture, finance, and even social sectors like health and education. Our recent reforms in agriculture open up new possibilities to partner with the farmers in India. With the help of technology and modern processing solutions, India will soon emerge as an agriculture export hub. प्रधानमंत्री ने निवेशकों से कहा कि यदि वो पर्यावरण सुरक्षा, विश्वसनीयता और स्थिरता के साथ रिटर्न चाहते हैं तो भारत इसके लिए सबसे बेहतर स्थान है। If you want returns with reliability, India is the place to be. If you want demand with democracy, India is the place to be. If you want stability with sustainability, India is the place to be. If you want growth with a green approach, India is the place to be. Friends, India's growth has the potential to catalyze global economic resurgence. राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 6 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 12% से अधिक है। इसको कम करने के लिए टेस्टिंग बढ़ाने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की उन्होंने जरूरत बताई। बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के अलावा दिल्ली सरकार के अधिकारी, एमसीडी के अधिकारी भी शामिल हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि त्योहारों के मौसम और प्रदूषण के कारण दिल्ली में मामलों में वृद्धि हुई है। बैठक में दिल्ली में पटाखे पर प्रतिबंध लगाने और चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने समेत अन्य उपाय उठाने का निर्णय लिया गया। अभी जो आज की परिस्थिति है, इसमें थोड़ा सा हम सबके लिए भी भारत सरकार में दिल्ली एक चिंता का विषय बना हुआ है। 6 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, जहां लगभग पॉजिटिविटी रेट 12 से 14% के बीच में है, जबकि आइडियली 5 से कम होना चाहिए। यानी शायद वहां पर और ज़्यादा टेस्ट इत्यादि करने की आवश्यकता है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लोग ठीक प्रकार से पालन करें, इसका भी एक बड़े पैमाने पर सारे माध्यमों का इस्तेमाल करके एक आंदोलन विकसित करने की बड़ी स्ट्रांग आवश्यकता है। लॉकडाउन के बाद देश भर में उच्च शिक्षण संस्थानों को खोले जाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के मुताबिक विश्वविद्यालय और कॉलेजों को श्रेणीबद्ध तरीके से खोला जा सकता है, लेकिन इसके लिए संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ परामर्श अनिवार्य होगा। जो छात्र कक्षाओं में शामिल नहीं होने का विकल्प चुनते हैं और घर पर रहकर ऑनलाइन अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए संस्थानों की तरफ से ऑनलाइन अध्ययन सामग्री और ई संसाधन मुहैया कराए जा सकते हैं। किसी भी संस्थान में कुल छात्रों के 50% से अधिक की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और रिसर्च को छोड़कर अन्य सभी कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। सीमित संख्या में हॉस्टल खोले जा सकते हैं। हॉस्टल के कमरों में 1 से ज्यादा छात्र के रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किसी भी शैक्षणिक परिसर को फिर से खोलने से पहले ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संबंधित केंद्र या राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के लिए उस क्षेत्र को सुरक्षित घोषित किया है या नहीं।
देश में 77 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोरोना से स्वस्थ होने की जो दर है वो 92.20% हो गई है। ठीक होने वालों की संख्या कुल सक्रिय मामलों की संख्या का लगभग 15 गुना है। पिछले 24 घंटे के दौरान 55,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक हुए, जबकि लगभग 50,000 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामले कम होने का रुख लगातार जारी है। बीते 7 दिनों में सक्रिय मामले 6 लाख से कम रहे हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 5,27,962 है। देश में अब सक्रिय मामले कुल पॉजिटिव मामलों के केवल 6.31% ही हैं। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय मामले 20,000 से कम हैं। वहीं महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में सक्रिय मामले 51% हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 55,331 कोविड मरीज ठीक हुए हैं। कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 77,11,809 हो गई है। कोरोना से रिकवरी दर में और सुधार हुआ है, जो अब 92.2% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 50,210 नए मामले आए हैं। सबसे अधिक केरल में 8,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां एक दिन में 6,000 से अधिक मामलों का पता चला है। देश में अब तक कोरोना के 83,64,086 मामले आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 704 रोगियों की मौत हुई है। अब तक 1,24,315 लोगों की मृत्यु इस वायरस के चलते हुई है। ICMR के मुताबिक बुधवार तक 11 करोड़ 42 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। 4 नवंबर को 12 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। नेशनल डिफेंस कॉलेज के हीरक जयंती समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत बातचीत के जरिए मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान को महत्व देता है, लेकिन एक तरफा और आक्रामक रवैये की स्थिति में भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की हर हाल में रक्षा करेगा। Recently, India has been facing other challenges on its borders. India is a peace-loving country. We believe that differences should not become disputes. We attach importance to the peaceful resolution of differences through dialogue. We are committed to respect for various agreements and protocols that India has entered into for the maintenance of peace and tranquility on our borders. However, India is determined to protect its sovereignty and territorial integrity in the face of unilateralism and aggression, no matter what the sacrifice. इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी द डिकेड अहेड विषय पर आयोजित सेमिनार में राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भारत के दृष्टिकोण का अगले दशक तक का खाका तैयार किया गया है और ये काम पिछले 6 साल में हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत ने आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 3 तरफा दृष्टिकोण अपनाया है। 6 years provide a blueprint for India's approach towards national security over the next decade. First is the ability to secure India's territorial integrity and sovereignty from external threats and internal challenges. Second, the ability to create secure and stable conditions that can facilitate India's economic growth, thereby creating the resources for nation building and to meet individual aspirations. Third, we remain steadfast in desire to protect our interests beyond the borders in areas where our people reside and our security interests converge. And finally, we also believe that in a globalized and interconnected world, a country's security interests are interlinked by shared and secure commons. भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के लिए एक बार फिर से कमांडर स्तर की वार्ता होने जा रही है। शुक्रवार को होने जा रही 8वें कमांडर स्तर वार्ता में एक बार फिर पूर्वी लद्दाख में सेना की तैनाती को कम करने और वर्तमान स्थिति से पीछे जाने के रोड मैप पर बात होगी और इस बार लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन भारत की ओर से बातचीत का नेतृत्व करेंगे, जबकि विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहेंगे। बातचीत काफी हद तक पेंगोंग त्सो के उत्तर और दक्षिण के किनारों पर सैनिकों की टुकड़ी को वापस भेजने को लेकर हो सकती है। यहां मई से ही दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है।
सर्दियों में यहाँ सैनिकों को 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में रहना पड़ता है। इससे पहले दोनों देशों के सैन्य कमांडरों ने भारत चीन सीमा पर 6 महीने से चल रहे गतिरोध को हल करने के लिए 7 बार मुलाकात की है। 12 अक्टूबर को हुई 7वीं बैठक में दोनों पक्ष सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत जारी रखने के लिए सहमत हुए थे। नेपाल दौरे पर गए सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने काठमांडू में उन्हें ये सम्मान दिया। इस मौके पर उन्हें एक तलवार और पुस्तक भी भेंट की गई। इस समारोह में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, भारतीय राजदूत विनय एम क्वात्रा और दोनों देशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इससे पहले जनरल एमएम नरवणे ने नेपाल के सेना प्रमुख जनरल पूर्णा चंद्र थापा से मुलाकात की। सेना मुख्यालय में हुई बैठक में दोनों सेना प्रमुखों ने सैन्य संबंधों और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। वहीं जनरल एमएम नरवणे ने नेपाल की सेना के 2 अस्पतालों के लिए चिकित्सा उपकरण भेंट किए। साथ ही कोविड-19 महामारी से निपटने में सहायता के लिए अतिरिक्त वेंटिलेटर भी उपहार स्वरूप दिए। आज सुबह उन्होंने तुंडीखेल के आर्मी पवेलियन में वीर स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जनरल एमएम नरवणे नेपाल के सेना प्रमुख के आमंत्रण पर 3 दिन की सरकारी यात्रा पर बुधवार को काठमांडू पहुंचे थे। भारत ने पाकिस्तान सरकार के करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का प्रबंध अपने हाथ में लेने की तीखी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि गुरुद्वारा करतारपुर साहिब का प्रबंधन पहले पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति करती थी। अब पाकिस्तान सरकार ने इसका प्रबंधन इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को दे दिया है। ये सिखों की कोई संस्था नहीं है और सिख पाकिस्तान का अल्पसंख्यक समुदाय है। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान सरकार के इस कदम की जितनी आलोचना की जाए कम है। उन्होंने कहा कि ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर की भावना के खिलाफ है। इसने सिख समुदाय की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाई है। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में सिख समुदाय की तरफ से शिकायत मिली है और ये पाकिस्तान सरकार की अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता को दिखाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान सरकार अपने इस निर्णय को वापस ले और गुरुद्वारा करतारपुर साहिब का प्रबंधन सिख समुदाय को सौंपे। और संसदीय समितियों की बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी संसद की कई समितियों ने विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की जांच और सिफारिशें देने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की आज बैठक हुई। समिति ने विधेयक पर ओला और उबर के प्रतिनिधियों के सुझावों को सुना। समिति इस विषय पर विभिन्न हितधारकों के विचारों को जान रही है। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक का मकसद लोगों के निजी डेटा को आज के डिजिटल युग में संरक्षित करना है। वहीं संसद की लोक लेखा समिति की भी आज बैठक हुई। इस दौरान सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने के लिए नीति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की तैयारियों पर चर्चा हुई। तैयारी का मसौदा सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर नीति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने तैयार किया है। सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिर्फ 1 दशक ही बचा है। भारत इन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में लगातार तेजी से कदम उठा रहा है। सीएजी ने सिफारिश की है कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए व्यापक चार्टर और एक्शन प्लान होना चाहिए। 2020-21 के लिए गठित वित्त संबंधी स्थायी समिति की भी आज बैठक हुई। समिति के पुनर्गठन के बाद ये इसकी पहली बैठक थी। समिति ने साल 2020-21 के दौरान पड़ताल के लिए विषयों के चयन के संबंध में ज्ञापन पर विचार किया। बैठक में फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पर वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों की ओर से मौखिक साक्ष्य पर भी चर्चा की गई। गृहकार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में आज आईटीबीपी के कामकाज, प्रशिक्षण और बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की गई। आईटीबीपी के महानिदेशक ने समिति के समक्ष इनसे जुड़े हर पहलू को रखा। राज्यसभा के अधीनस्थ विधान समिति ने आज कृषि संबंधी विषय पर विचार विमर्श किया। बैठक में कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव और अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कीटनाशक नियम 1971 और उसके बाद के संशोधन के संबंधित तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई।
और बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम दौर के 78 सीटों के लिए प्रचार आज शाम थम गया। तीसरे चरण में 15 जिलों में फैले 78 निर्वाचन क्षेत्रों में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 2,35,00,000 से ज्यादा मतदाता तीसरे चरण में चुनाव मैदान में उतरे। 1200 से ज्यादा उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला करेंगे। 78 विधानसभा सीटों के साथ ही बिहार में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे। इस सीट पर कुल 7 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कटिहार और पूर्णिया में कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया। नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए सरकार ने प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज हायाघाट और जाले में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं की। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ विकास करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने बिहार को विनाश की ओर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि जनता को तय करना है कि राज्य को किस ओर ले जाना है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज बेनीपट्टी और बलरामपुर में जनसभाएं की। सरकार वापसी का भरोसा जताते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार की जनता एनडीए का सुशासन चाहती है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज धुआंधार प्रचार किया और कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को जोरदार तरीके से जनता के सामने रखा। साथ ही राज्य और केंद्र की एनडीए सरकार की नीतियों की आलोचना की। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने धमदाहा विधानसभा क्षेत्र चुनावी रैली को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की जनता के लिए एक खुला पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी में बिहार वासियों से यह अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोगों को कुशासन नहीं, सुशासन पर मतदान करना है। उन्होंने कहा कि अव्यवस्था और अराजकता के वातावरण में नवनिर्माण असंभव है। उन्होंने कहा 2005 के बाद से बिहार का माहौल भी बदला और नवनिर्माण की प्रक्रिया भी आरंभ हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार का मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। बिहार के विकास के प्रति आश्वस्त प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के विकास में कोई कमी न आए। विकास की योजनाएं अटके नहीं, भटके नहीं, इसलिए उन्हें नीतीश कुमार की सरकार की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि डबल इंजन की ताकत इस दशक में बिहार को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बिहार को अभाव से आकांक्षा की ओर ले जाना एनडीए सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट को तेजी से आगे ले जाना एनडीए की पहली प्राथमिकता है। अच्छे एयरपोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, बेहतर रोड के लिए बिहार में लगातार काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कनेक्टिविटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही गरीब, किसान, नौजवान और मध्य वर्ग की ईज ऑफ लिविंग में भी सुधार आएगा। बिहार में पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 सीटों और दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीटों पर वोट डाले गए, जबकि तीसरे दौर के मतदान के बाद सभी 243 सीटों पर 10 नवंबर को मतगणना होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बंगाल के दौरे पर हैं। आज उन्होंने बांकुरा में कार्यकर्ता संवाद और सामाजिक समूह संवाद में हिस्सा लिया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक में अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसे खत्म करने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता जी जान से जुटा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो विकास के मामले में बंगाल सबसे आगे होगा। और इससे पहले अमित शाह ने बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा और राजनीतिक हत्याएं ममता शासन की पहचान बन गई हैं और ऐसे में प्रदेश की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सरकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है। मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव दिलचस्प होते जा रहे हैं। फिलहाल डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने बढ़त बना रखी है।
रिपब्लिकन उम्मीदवार और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शेष कई प्रांतों में बढ़त बना रहे हैं। हालांकि वो गणना और मतदान की प्रक्रिया से मतभेद जताते हुए ट्रंप ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया में जैसे ही पलड़ा डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में झूलने लगा, रिपब्लिकन खेमे में असहजता दिखने लगी। चुनाव और मतदान की प्रक्रिया से नाखुशी जताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि उनकी इस बात को लेकर अमेरिका में कई जगह प्रदर्शन भी हुए, जहां प्रदर्शनकारियों ने सभी वोटों को गिने जाने की मांग की। So today we demand that every vote is counted. Tomorrow we organize and we fight regardless of who goes to the White House. इस बीच डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं और उन्हें अमेरिका की चुनाव व्यवस्था और अमेरिका के नागरिकों पर पूरा भरोसा है। Now, every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever. America's come too far. America's fought too many battles. America's endured too much to ever let that happen. We, the people, will not be silenced. We, the people, will not be bullied. We, the people, will not surrender. My friends, I'm confident we'll emerge victorious. ताज़ा जानकारी के मुताबिक नेवाडा, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया में मतगणना का काम अभी बाकी है। अगर अदालत मतगणना रोकने के पक्ष में फैसला देती है तो नतीजे आने में देरी भी हो सकती है। और इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। नमस्कार।